अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास में हम इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है, तो चलिए आपको बताती हूँ कि इसके आंसर क्या हैं। ये है क्लास 10th कोर्स है, कोड है 003, सेकेंड टर्म का ये सैम्पल पेपर है। पहला है इक़्तिबास, जो कि है गैरदर्सी। वैसे तो पूरा पेपर ही आपका गैरदर्सी ही बना हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं है ये। तो ये वाला है, उस ज़माने के सबसे मशहूर गज़ल गो मीर तकी मीर है। ये वाला मैं ये नहीं पढ़ूंगी, आपको सिर्फ सवाल बताऊंगी और आंसर बताऊंगी। मीर तकी मीर किस सिन्फ शायरी के लिए मशहूर है? तो वो गज़ल के लिए मशहूर है। मीर तकी मीर के वालिद किस तरह के आदमी थे? तो सूफ़ी किस्म के आदमी थे, ये रहा आंसर। मीर की उम्र उस वक्त क्या थी जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ? तो वो उनकी उम्र 11 बरस की थी। मीर के सौतेले भाइयों ने उनके साथ कैसा सलूक किया था? तो मीर के सौतेले भाइयों ने उन्हें बहुत तकलीफ दी थी। पांचवा है, मीर की फ़ारसी सवाने उमरी का नाम क्या है? तो उनकी फ़ारसी सवाने उमरी का नाम है ज़िक्र मीर। तो ये 5 सवाल हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गए। आप कोशिश कीजिएगा कि जो ये इक़्तिबास वाला जो पोर्शन है हमारा पार्ट ए, जिसमें आपको 10 नंबर मिलने हैं, वो आप बिल्कुल सही सही जवाब दें, क्योंकि कंटेंट आपके सामने होता है, पैराग्राफ सामने होता है और सिर्फ आपको आंसर उसमें से बताना होता है। तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है ये आपको 10 नंबर इसमें से लाना है तो लाना ही है, ठीक है। ये आप तय कर लीजिएगा कि लाना है आपको इसमें। दूसरा नज़्म है होता है हमारा, इसमें से कोई एक करना है आपको, लेकिन मैं आंसर आपको सारे बताऊंगी, ठीक है। वैसे एक चीज़ बताऊं तो आंसर जो है ना वो नज़्म का देना ज़्यादा आसान होता है, ठीक। कभी आप कोशिश कीजिएगा कि नज़्म का आंसर देना ज़्यादा इजी होता है। तंदुरुस्ती को किस चीज़ से ताबिर किया गया है? तो नेमत से, ठीक है, नेमत से। ज़िंदगी का मज़ा किस चीज़ से हासिल होता है? तो तंदुरुस्ती से। तंदुरुस्ती ना होने पर क्या चीज़ आती है? तंदुरुस्ती ना हो तो आफत आए, आफत आती है। आदमी को कब खाना चाहिए? वक्त बेवक्त मुंह ना झुटलाओ, वक्त पर खाओ, भूख में खाओ, तो भूख में खाना चाहिए। बच्चों ने खुदा से किस चीज़ की दुआ मांगी? तो तंदुरुस्ती की ज़िंदगी हो आता, तंदुरुस्ती की ज़िंदगी की दुआ मांगी थी। तो देखिए ये आसान होता है नज़्म का पैराग्राफ करना, ठीक है। दूसरा आपका दरसी किताब, लेकिन आपके दरसी किताब से नहीं है, ये भी आपके अनसीन ही मानेंगे इसको। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली मलिका कौन थी? तो रज़िया सुल्तान थी। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थी। सवाल नंबर 2, रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो बादशाह अल्तुतमिश की बेटी थी वो। सवाल नंबर 3, दिल्ली के बादशाह अल्तुतमिश ने अपना जानशीन किसे मुकर्रर किया था? तो अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को किया था। सवाल नंबर 4, रज़िया सुल्तान ने अपनी जगह जानशीनी के लिए किसका नाम पेश किया? तो अपने सौतेले भाई रुकनुद्दीन का नाम पेश किया था। पांचवा है, अल्तुतमिश की वफात पर जब वजीर ने बादशाह की वसीयत पढ़कर सुनाई तो किन लोगों ने उसे पसंद नहीं किया? तो तुर्क अमीरों ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया था कि एक औरत दिल्ली के तख्त ताज पर बैठे, ठीक। अब आते नज़्म की बारी। ये गालिब की गज़ल है ये। तो पहला इसमें इस गज़ल का मतला लिखिए। मतला आपको पता है कि किसे कहा जाता है? मतला कहते हैं पहले शेर को, ठीक है। मतला पहले शेर को कहा जाता है और मक्ता आखिरी शेर को। मतला पहला, मक्ता आखिर, ठीक है। तो मतला का ये है शेर, जिसमें रदीफ और काफिया दोनों मिसरों में आता है। इसमें भी काफिया और रदीफ है, इसमें भी काफिया और रदीफ है, ठीक। तो आप इस शेर को लिख देंगे आंसर में। दूसरा, उम्मीद बढ़ना आना से क्या मुराद है? तो इसका मतलब है ख्वाहिश पूरी ना होना। शायर को क्यों रात भर नींद नहीं आती? तो परेशानी और गम के बायस उसे रात भर नींद नहीं आती, परेशानी और दुखों की वजह से वो रात भर सो नहीं पाता है। नंबर 4 है, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी। इस मिसरे में आगे के क्या मायने हैं? तो आगे के मायने हैं पहले। पांचवा है, इस गज़ल में मक्ता का कौन सा शेर है? तो मक्ता आखिर वाले को कहते हैं, तो ये वाला शेर आप उतार देंगे। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब आता है पार्ट बी की बारी। तो 18 इसमें मार्क्स से आया है, इसमें 6 करने हैं आपको, 10 सवाल है, 6 करने हैं आपको, ठीक। तो कोशिश कीजिएगा, वैसे तो आपकी किसी बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन अगर मेन एग्ज़ाम में भी ऐसे आ जाता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको पूरा करने का, सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। जो ग्रामर है उसको तो कीजिएगा ही।
लेकिन अगर ऐसे आ जाता है एग्ज़ाम में तो आप वहाँ पे ज़रूर बताइएगा, जो भी आपके वहाँ पर वो हो एग्ज़ामिनर जो होते हैं उन्हें बताइएगा कि ये पेपर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। सवाल नंबर 3 है, इसम की कितनी किस्में होती हैं? तो इसम की 2 किस्में होती हैं, इसमें मारफा, इसमें नकरा। सवाल नंबर 4, दर्ज झेल मुहावरों के मायने बताएं, उनका जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो मुहावरे वाला आप ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आसान होता है। खोपड़ी में न समाना, आब आब होना, आँख का तारा होना। तो इधर मैंने लिख दिया है इसका। खोपड़ी में न समाना मैंने जल्दबाजी में सब लिखा है, इसलिए राइटिंग आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रही होगी, मैं पढ़ के आपको बता दे रही हूँ। खोपड़ी में न समाना, समझ में न आना। ये कहानी साजिद की खोपड़ी में न समाई, ठीक है, या फिर ये पेपर हमारे तो खोपड़ी में ही नहीं समा रही, तो ये सैम्पल पेपर आया है। आब आब होना यानी शर्मिंदा होना, वैसे तो पानी पानी होना होता है। आब आब होना शर्मिंदा होना, हामिद अपनी कोताहियों पर आब आब है। आँख का तारा होना, वालिदैन के लिए उनकी औलाद आँख का तारा होती है, ठीक है। आँख का तारा होना यानी अजीज होना, प्यारा होना। हो गया ये हमारा। अब आगे देखते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 5, मक्ता किससे कहते हैं, मिसाल भी दीजिए। मक्ता वो नज़्म है जिसमें शायर अपना तखल्लुस, अपना नाम इस्तेमाल करता है। तो शेर आप ये ले देंगे जो अभी पीछे गया है, दूर बैठ वो कावे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। एक शेर मैं भी बता देती हूँ। दूर बैठा गुबारे मीर, उससे इश्क बिन ये अदब नहीं आता। तो वो शेर जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है, ठीक है, मीर। उसके बाद है सवाल नंबर 6, इकबाल की नज़्म निगारी की खूबियाँ इख्तिसार के साथ बयान कीजिए, यानी शॉर्ट में बयान कीजिए खूबियाँ। तो ख्यालात की गहराई उनकी नज़्म में होती है, शेरी सलाहियत होती है पूरी, और आसान ज़ुबान में वो इकबाल नज़्म लिखते हैं और बच्चों के लिए नज़्में लिखते हैं, ठीक है। साहिल लुधियानवी का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। तो साहिल लुधियानवी एक मशहूर गीतकार थे, एक नज़्म निगार थे और आवाम के दुख दर्द और माहौल की कशमकश को अपनी नज़मों में पेश करते थे। सवाल नंबर 8, उर्दू के 3 मशहूर नज़्म निगारों के नाम लिखिए। तो हाली, इस्माइल मेरठी और इकबाल। तर्जुमा निगारी क्या है? एक अच्छे तर्जुमा निगार को किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है? इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है पीछे। तर्जुमा निगारी एक मुश्किल फ़न है, एक ज़ुबान से दूसरी ज़बान में पेश करना तर्जुमा निगारी कहलाता है। और एक से ज़ायद ज़बान पर यकसा कुदरत हासिल होना, ये ज़रूरी है तर्जुमा निगारी के लिए। और दूसरा है रोज़मर्रा मुहावरा और वहाँ की माशरत, जहाँ का हमें तर्जुमा करना है, जिस ज़ुबान से हमें तर्जुमा करना है वहाँ के रोज़मर्रा हमें पता होने चाहिए, मुहावरात पे हमें उबूर हासिल हो, और वहाँ के माशरत और तर्ज़ फ़िक्र से वाकिफ़ होना भी ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छा तर्जुमा कर सकते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 10, कहानी अवंती में आसमान में कितने तारे हैं? इस सवाल का अवंती ने क्या जवाब दिया? तो इसका जवाब दिया था अवंती ने कि मेरे गधे के बदन पर जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। सवाल नंबर 11 है, अवंती ने ज़मीन का मरकज़ कहाँ बताया? तो अवंती ने बताया कि जहाँ उसके गधे का अगला दायां कदम रखा हुआ है वही ज़मीन का मरकज़ है। सवाल नंबर 12 है, सादत अली को अंग्रेज़ अफसरों ने अवध के तख्त पर क्यों बिठाया था? क्योंकि उसने अपनी आधी ममलिकत यानी आधी जायदाद देने का वादा किया था अंग्रेज़ों से, इसलिए उसको बिठाने का फैसला किया था। उसके बाद है पार्ट सी, इसमें भी आपको 12 नंबर का ये है और 6 सवाल इसमें भी करने हैं, लेकिन ये शॉर्ट है, इसमें थोड़ा लिखने के लिए आएगा, जैसे इतना ही देखिए, ठीक है। मुश्किल से 2 लाइन आपको लिखनी है, 2 से 2.5 लाइन लिखनी होगी आपको 3 नंबर वाले सवाल में, और 2 नंबर वाले सवाल में सिर्फ 2-3 वर्ड लिखकर आपको पूरा ऐसे ही उतार देना होगा सवाल को, ठीक है। जैसे रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, इस तरीके से मैं बता रही हूँ, रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। नज़्म ए शरीफ इंसानों किस शायर की तख्लीक है? तो नज़्म ए शरीफ इंसानों साहिल लुधियानवी शायर की तख्लीक है। सवाल नंबर 15, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ किस सन में हुआ? तो ये मैंने लिखा नहीं, 1936 में हुआ था, ये बता दूंगी, कंफर्म अभी बता दूंगी आपको। सवाल नंबर 16, गिल्ली डंडा किसका अफसाना है? तो गिल्ली डंडा प्रेमचंद का अफसाना है।
रतन सिंह किस सिन्फ के लिए मशहूर है? तो रतन सिंह अफसाने के लिए मशहूर है। काठ का घोड़ा किसका अफसाना है? तो काठ का घोड़ा रतन सिंह का अफसाना है। गुदड़ी का लाल किसका खाका है? तो गुदड़ी का लाल नूर खां का खाका है। पहाड़ और गिलहरी नज्म में गिलहरी वो कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ के बस का नहीं है? तो गिलहरी पहाड़ और गिलहरी नज्म में गिलहरी हरकत सकनात का काम कर सकती है जो पहाड़ के बस का नहीं, यानी चलने फिरने का काम वो कर सकती है, उछल कूद कर सकती है, जो पहाड़ नहीं कर सकता है। सवाल नंबर 21, प्रेमचंद का असल नाम क्या है? तो प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूआ का नाम लिखिए। तो मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूए का नाम है उर्दू मोहल्ला और ऊदे हिंदी, ये उनके खतूत के मजमूओं का नाम है। अभी मैं इसका बता दे रही हूँ आपको। यहाँ पे हमारा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो गया, पूरे 22 सवाल हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। बस अभी इसका आंसर आपको बता दे रही हूँ, ये मुझे कंफर्म नहीं तो ये देख कर बताती हूँ मैं आपको अभी। तो मैं ठीक बता रही थी, इसका 1936 में ही इसका आगाज़ हुआ था, 1936 में। ठीक है, तो ये रहा आपका सैम्पल पेपर जो सॉल्व हो गया, पूरे अच्छे से सॉल्व हो गया है। इसको आप लेकिन ज़रूर देख लीजिएगा। होता है कि मतलब सैम्पल पेपर में से भी कुछ सवाल आ जाते हैं, तो इसको देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मैं आपकी तैयारी भी करवाऊँगी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, और अपना ख्याल रखें और टेंशन ना लीजिए।